हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नादान परिंदों। आज एमी मैम आपके लिए बेटा कितनी बढ़िया वीडियो लेकर आई है ना, जिसके लिए आप मुझे बाद में जरूर थैंक्स बोलकर जाने वाले हो। बेटा मैंने सोचा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, हम लोगों ने आपके साथ इतने सारे सेशंस करे हैं, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, संपूर्ण फिजिक्स सीरीज हम लोग लेकर आ गए, तो क्यों ना यार मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा रिकॉर्ड करूँ जिससे आप लोगों की ना लास्ट मिनट रिविजन हो जाए। तो बच्चे ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारे फॉर्मूलाज जो हैं फिजिक्स के वो एक साथ गैदर करके इस वीडियो के अंदर लेकर आ गई हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रिस्प होने वाली है, शॉर्ट होने वाली है, तो तुम्हें बीच बीच में ऐसे लगेगा कि यार मैम कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बट बेटा ये रिवीजन के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक बार में बात जो मैं कह रही हूँ वो समझ नहीं आ रही या कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे आपको कंप्लीट वो 10 घंटे वाली या संपूर्ण फिजिक्स वाली हमारी वीडियो जो है वो देखने की आवश्यकता है। चलिए फटाफट से चलते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला एक्सट्रैक्शन एडिशन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने ऐसे आत्मा में बसा हुआ है कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, आ पॉजिटिव, वेरी गुड। अगर गेन करेगी तो कौन सा आएगा, नेगेटिव। क्वांटाइजेशन होता काहे है, क्यों होता है? क्योंकि क्वांटाइजेशन का रीजन है कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। टाइप्स ऑफ और मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी आपको यहाँ पे पता है, बट उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेकर नहीं जा रही। पॉइंट चार्ज की बात करती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहता है KQ/R²। क्या रहता है मेरे बालक, KQ/R² रहता है। अगर E और R के बीच में मेरे नादान परिंदे को ग्राफ बनाना आया तो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चे, हाइपरबोला। कैसा बनेगा, हाइपरबोला। देख अगर लाइन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो दो फॉर्मूला तुझे मिल जाते हैं, 2K λ/R या फिर λ/2πε0R। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है, ये कम पूछा जाता है, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी देयर। अब तुम्हें पता है यहाँ पर E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर E और R के बीच में यहाँ पर तुझसे ग्राफ पूछा गया तो बता क्या बना के आओगे, बना के क्या आओगे, टिक करना होता है, ठीक है, चूज करना होता है, पिक करना होता है। तो कौन सा करोगे, जहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए भाई, अगर शीट की बात करती हूँ तो यार यहाँ पर तो डिस्टेंस का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पर लैम्डा पता है ना क्या है लैम्डा, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बच्चे आर पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ई और आर के बीच का ग्राफ इसके लिए कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आर एक्सिस। अगर चार्ज शेल की बात करती हूँ, ये ले बच्चे एक शेल ली, इसको चार्ज दे रखा है, चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है। शेल की बात कर रही हूँ तो अंदर से क्या होगा, खाली, अंदर से क्या होगा, खाली। सेम बच्चे केस रहेगा अगर एक कंडक्टिंग शेल होगी तो भी। तो अगर r विच इज द रेडियस ऑफ दिस शेल, जो डिस्टेंस है वो उससे बड़ा है तो KQ/R² ही रहेगा। अगर बराबर हो जाता है तो KQ/R² हो जाता है। और अंदर तो बच्चे गॉसियन सरफेस, कोई चार्ज ही इंक्लूड नहीं कर रहा, नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, इसीलिए E की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। फटाफट से ग्राफ बना के देख लेते हैं जनता, जल्दी आइए। R के लिए ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे, जब तक सेंटर से लेके सरफेस तक जा रही हूं तो कोइंसाइडिंग विद R एक्सिस, उसके बाद बालक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। आया समझ, चलो ताली बजाओ। आओ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करती हूँ बच्चे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ना ये वाली दो कंडीशन एज इट इज रहती हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग का अर्थ है कि इसके अंदर भी चार्ज है, ठीक है, लेकिन अगर R इज लेस देन R होता है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जब अंदर की बात होती है, ठीक है, ये अंदर की बात है। तो KQ/R³, ठीक है, ये आ जाता है। और इसके लिए जो E और R का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बालक, जल्दी से बता दो। जब हम सेंटर से लेके सरफेस तक आएंगे तो स्ट्रेट लाइन का है, क्योंकि E वाज प्रोपोर्शनल टू R, और उसके बाद इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है बच्चे। रिवीजन चल रही है तो इसी प्रकार से चलेगी, ठीक है। चलिए चार्ज रिंग की बात करते हैं। चार्ज रिंग के लिए फॉर्मूला याद रहेगा, KQ(x/R² + x²3/2। ये भी बताया गया है तुम्हें कि कहां पर इस E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एट x = R/√2, और उस मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, 2KQ/3√3
आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल और एनर्जी की बात करती हूं तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड एनर्जी E इज माइनस dv बाई डी आर। ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई वोल्ट, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो V की वैल्यू है वो KQ बाय R है। बेटा मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली हुई है कि अगर यहाँ पर V दे रखा है, यहाँ पर R दे रखा है, तो इनके बीच का जो रिलेशन आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बात समझ आई। डाइपोल के अगर पोटेंशियल की बात करती हूं तो Kp cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करती हूँ, दो चार्जेस का सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से K Q1 Q2 अपॉन R आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैकेनिक्स की अगर बात करती हूँ तो बच्चे जो Q होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है, वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E रहेगी। टॉर्क जो ये एक्सपीरियंस करेगा वो P क्रॉस E करेगा। टॉर्क जीरो कहाँ पर होगा, जब थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो या फिर 180 डिग्री हो। थीटा अगर जीरो है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मुझे कमेंट्स में लिख कर जाना। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर उसको उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हल्का सा आप रोटेट करवाते हो या शिफ्ट करवाते हो, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट, 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। आई यहाँ पर क्या होता है, नहीं मम्मी नहीं है, आई का मतलब है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए कैपेसिटेंस की बात करती हूँ तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है शेप पर, ज्योमेट्री पर। बेसिक फॉर्मूला Q बाय V। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज द फॉर्मूला। अगर एनर्जी स्टोर्ड देखते हो तो हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C या फिर QV बाय 2 से भी आप याद कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विच इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन की अगर बात करती हूँ तो मान लीजिए अगर आपने कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में कुछ T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। थिकनेस की जो आप प्लेट डाल रहे हो वो डालने से हो क्या रहा है, उतनी प्रॉपर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है E बाय K टाइम्स, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर आप कॉमन पोटेंशियल देखते हो, आपने एक कैपेसिटर लिया, उसको V1 पे चार्ज किया, V1 पोटेंशियल पे, दूसरे को V2 पे, आपने उन दोनों को पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, तो उनके बीच में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज। और तब तक वो होता रहेगा टिल दे रीच द कॉमन पोटेंशियल विच इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आ चुके हैं बालक, हम कहाँ आ गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करती हूं तो करंट वीना से याद करवाया था। V क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, N है नंबर डेंसिटी और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो I इज NEAVD या फिर इसको वीना से भी याद कर सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E टाउ बाय M, ठीक है। इसमें टाउ आपका क्या होता है बच्चे, रिलैक्सेशन टाइम विच इज द टाइम ऑफ या फिर कहूं सक्सेसिव टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो टाइम गैप मिल रहा है दो कोलिजन्स के बीच में उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। करंट डेंसिटी जो होती है सिग्मा ई होती है, इसको करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिखा जा सकता है, NEVD भी लिखा जा सकता है। जो मोबिलिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगी तो वो E टाउ बाय M आ जाएगा। तो कई बार ये पूछा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो मोबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। बच्चे टेम्परेचर बढ़ जाने से आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रिड्यूस हो गया, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर बात करती हूं तो रो L बाय A होता है। ओम्स लॉ से आपको पता है V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो करंट और जैसे कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती ना, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, है ना। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस होती है वो भी डायमेंशंस पर डिपेंड करती है। ऑन द अदर हैंड रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस।
इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर्मूला होता है m अपॉन में n स्क्वायर टाउ। अगर कंडक्टर्स की बात करती हूँ तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर और इंसुलेटर्स के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। सेल मैकेनिक्स को याद रखिएगा, एक छोटी सी देखिए चिट यहाँ पर लगा रखी है आपके लिए। जब भी डिस्चार्जिंग होगी सेल की, देख बालक, जो एक सेल है इसके साथ एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। ठीक है, तो जब यहां से बच्चे आप करंट विड्रॉ करोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, वो होगा E माइनस आई आर, जिसमें से आई आर को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है। लेकिन चार्जिंग के दौरान क्या होगा, करंट जो है वो सेल के अंदर जा रहा है तो E प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है, चल अगर फंडामेंटल लॉ की बात करती हूं, आपका बायोट-सावर्त लॉ आ जाता है। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, आप इसको याद कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सर्किटल लॉ, जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं, क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम आई एनक्लोज्ड। ठीक है, अगर सर्कुलर लूप की बात करती हूँ तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन अगर उसकी एक्सिस की बात करती हूँ तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चे इसको m की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसे पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर देते हो तो ये आ जाता है म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर m क्या हो गया आपका I इंटू ए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर एप्लीकेशंस की बात करती हूँ, किसकी एप्लीकेशंस की बात हो रही है बच्चे, आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ की, एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर। अगेन आप यहाँ पर बी और आर का रिलेशन देख सकते हो, इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर फाइनाइट कंडक्टर होता है तो उसके लिए बच्चे फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नियरली यूनिफॉर्म होता है एंड इट रिजेंबल्स द बार मैग्नेट। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, याद रखिएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में बात करती हूँ, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड वो क्यू वी क्रॉस बी होता है। ये जो फोर्स होता है बच्चे, ये वी के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। इसको आप क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हो। तो जब ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको निकालना आएगा, ये रेडियस कब फॉलो करता है, जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है, तब इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है और रेडियस आ जाएगा mv बाई क्यू बी। आप इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, रूट एम के बाई क्यू बी। ठीक है, या फिर 1/b अंडर रूट 2m v बाई क्यू बी लिख सकते हो, जहां पर v इज द एक्सिलरेटेड पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखती हूँ तो वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो आई एल क्रॉस बी होता है, जिसको BVL भी बोलते हैं। ठीक है सॉरी, जिसको BIL साइन थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, आपका पैरेलल वायर्स के बीच का जो फोर्स होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, जहां पर आपकी जो वायर्स होती हैं वो कैसे करंट कैरी कर रही होती है, इफ दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और अगर यही करंट अपोजिट डायरेक्शन में कर रही होंगी तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये भी चीज याद रखिएगा। यहां से बच्चे आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के बीच का रिलेशन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट था, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट था। यहाँ पर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे टॉर्क जो एक्सपीरियंस करता है जब हम
बार मैग्नेट को या फिर एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो M क्रॉस B होता है, यहाँ पर P क्रॉस E होता है, यहाँ पर जो एनर्जी आती है वो माइनस M डॉट B आती है, यहाँ पर माइनस P डॉट E आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करती हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स पता है B डॉट ds। ठीक है, फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग जो E है वो माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी जो कंडक्टर है उसके अंदर EMF कितना इंड्यूस होगा, that will be proportional to the rate at which the flux is being changed। मोशनल EMF आता है BVL। सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स की बात करती हूँ तो म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2। अब बच्चे यहाँ पर R2 जो है वो बड़ी वाली कॉइल है और R1 जो है वो छोटी वाली कॉइल है, अंदर वाली। ठीक है, एनर्जी स्टोर जो होती है इंडक्टर के अंदर वो होती है हाफ LI स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करती हूँ तो बच्चे RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर कर लो फिर उसका मीन ले लो, देन टेक द रूट। अगर रिएक्टेंस की बात करती हूँ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, ओमेगा L। ओमेगा को 2 पाई F लिखा जा सकता है, 2 पाई FL। तो यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि XL और F के बीच का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर XC और F के बीच का जो ग्राफ रहेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, क्योंकि ओमेगा को जब आप 2 पाई F लिखोगे सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। इम्पीडेंस जो होती है वो Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर होती है। ठीक है, रेजोनेंस तब अचीव होती है जब आपका XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसको ओमेगा नॉट से लिखा गया है 1 अपॉन रूट LC होता है। एवरेज पावर जो यहाँ पर रहती है वो IRMS VRMS cos फाई रहती है इन द केस ऑफ कैपेसिटर ओनली, या फिर अगर आप इंडक्टर ओनली सर्किट यूज कर रहे हो तो फाई की वैल्यू 0 होने की वजह से, सॉरी फाई की वैल्यू 90 होने की वजह से, क्योंकि वहां पर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का रहता है, एवरेज पावर होती है 0। लेकिन अगर आप LCR सर्किट की बात कर रहे हो तो वहां पर पावर होगी ही होगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। अगर रे ऑप्टिक्स की बात करती हूँ तो बच्चे मिरर फॉर्मूला ये आपका लिखा गया है, मैग्निफिकेशन माइनस रहेगी, माइनस V बाई यू। याद रखने का तरीका, मिरर्स के बीच में यहाँ पर प्लस दे रखा है, वो तो भूलोगे नहीं, तो इसको मैग्निफिकेशन में माइनस दे देना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल 1 बाई म्यू होता है साइन C। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी और क्रिटिकल एंगल विल बी मोर देन दी angle of incidence should be more than the critical angle for the given pair of media। लेंस मेकर फॉर्मूला को मत भूलना, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 होता है। ये जो म्यू होता है ना बच्चे, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटीरियल ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो बच्चे अगर इसको एक ऐसे उसमें डाल देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो इसका नेचर चेंज कर जाता है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगा और डाइवर्जिंग जो है वो कन्वर्जिंग बन जाएगा। ये सारी चीजें जो अभी तुम्हें बता रही हूँ ना, सब डिटेल में वो 10 घंटे वाली वीडियो में बता रखा है, संपूर्ण फिजिक्स वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर लगे कि नहीं यार मैडम कितनी जल्दी 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 बोल रहे हैं, मैडम रुक के समझाओ ना, मैम रुक के समझाओ ना बेटा, वहां पे जाके देख लो। चलिए, रिफ्रैक्शन शिफ्ट यानी कि एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं कि कितना शिफ्ट होता है, वो किसके बराबर होता है, T इन दी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, और वैसे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट डेप्थ या फिर हाइट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ या फिर रियल हाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब मीडियम 1 वो लेते हैं जहां से लाइट जाती है, 2 वो होता है जहां पे जाती है। अगर रिफ्रैक्शन लगाते हैं स्फेरिकल सरफेस पे तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। प्रिज्म के केस में क्या होता है बच्चे, डेविएशन का फॉर्मूला I प्लस ई माइनस ए होता है, लेकिन अगर मिनिमम डेविएशन देखती हूँ तो फॉर्मूला ये आ जाता है। मिनिमम डेविएशन के लिए और कंडीशन होती है कि आपका I और E बराबर हो जाता है, R1 और R2 दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर बात करती हूँ
ये हम आ गए वेव ऑप्टिक्स पे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करती हूँ तो पाथ डिफरेंस आपका डी साइन थीटा रहता है, जिसको कि आप वाई डी बाई डी लिख सकते हो। फेज रिलेशनशिप डेल्टा फाई की अगर बात करती हूँ तो 2 पाई बाई लैम्डा के डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है ना उसको। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ जो आपकी रहती है लैम्डा डी बाई डी रहती है। इंटरफेरेंस कंडीशन जरूर देख लेना, कंस्ट्रक्टिव तब बनती है जब आपका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, डिस्ट्रक्टिव तब बनती है जब आपका पाथ डिफरेंस जो होता है वो ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा बाय 2 का। यहाँ पर स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आपको मिलती है उसका फॉर्मूला √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर रहता है, मिनिमम का ये रहता है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की अगर बात करती हूँ तो बच्चे यहाँ पर डार्क बैंड आपको एन लैम्डा पे मिलेगा और ब्राइट बैंड आपको मिलेगा अगर आपका ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 का। और इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस पता है क्या रहता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो होती है वो यहाँ पर डबल होती है। तो अगर ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ ना तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ना आपका इस तरीके से इंटेंसिटी कम होती हुई साइडों पे चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर ग्राफ आपका बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी की जो पीक है वो वैसी की वैसी ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करती हूँ तो आपको ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है, E max इज इक्वल टू h nu माइनस फाइव। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को E V नॉट लिख दूंगी तो V नॉट इज इक्वल टू h बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई आ जाएगा। तो बच्चे इसके ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ग्राफ की बात करती हूँ तो न्यू और काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। यहाँ पर जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो आपको क्या देगा, वर्क फंक्शन देगा, और स्लोप क्या देगा, h देगा। लेकिन अगर इसकी बात करती हूं तो यहां पर भी ग्राफ सिमिलर ही बनेगा, लेकिन इसका इंटरसेप्ट आपको फाई बाई ई यानी कि वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज, और इसका स्लोप h बाई ई देता है। ये किसके बीच का ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के बीच का। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ की, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, इसको h बाई √2m के काइनेटिक एनर्जी हो गया और v हो गया एक्सिलरेटेड पोटेंशियल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। लैम्डा का ग्राफ चाहे p के साथ बना दो, k के साथ बना दो, v के साथ बना दो, कैसा बनेगा, हाइपरबोला ही आएगा। अगर एंगुलर मोमेंटम की बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करती हूँ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से, तो एंगुलर मोमेंटम mvr किसके बराबर होता है, nh/2π। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोस्टुलेट दैट वाज गिवन बाय बोहर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, वो उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, यहां से हमें जो रेडियस का रिलेशन मिला, रे बाप रे मजा ही आ गया, n² n क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब r और z के बीच का ग्राफ कैसा आया बता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्स रिलेशन था ना। लेकिन मेरे बच्चे अगर r और 1/z का देखेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला। ये बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है, प्लीज बढ़िया तरीके से पढ़ के पेपर में जाना, मेरी नाक मत कटवाना। v इज प्रोपोर्शनल टू z/n होता है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो n³/z² आ जाता है। ये कहां से आता है बच्चे, 2πr/v है ना, देख तो t इज प्रोपोर्शनल टू r/v। अब r और v का रिलेशन यहाँ पर लगा दे, तेरे पास ये सेम रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं, हाँ जी भाई, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उस करंट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एनर्जी की बात करती हूँ तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एनर्जी। और अगर रिडबर्ग ट्रांजिशंस की बात करती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो आप यहां से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चे, न्यूक्लियस रेडियस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक मास की पावर 1/3। लेकिन अगर डेंसिटी की बात करती हूँ तो यार डेंसिटी तो उस पर डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करती हूँ तो इज Δmc², डेल्टा m क्या होता है, मास डिफेक्ट। आइसोटोप्स की बात करती हूँ तो सेम Z होता है। ठीक है, बट आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है। आइसोटोन्स के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, आइसोबार्स के अंदर मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगर मैं बुलियन लॉजिक्स की यानी कि सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो यार ये डी मॉर्गन्स थ्योरम इज द वन व्हिच आई वांट टू गिव यू गाइस एज अ टोकन, जो आपको याद रखना है अपने माइंड में वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी चेंज करते हो, प्लस को डॉट में चेंज करोगे
तो ये जो बार होगा इसमें ना ये लगा होना चाहिए, ये होना चाहिए, गलत लिखा है, ठीक है, ये हो जाएगा a बार डॉट b बार, ठीक है। अगर ये लगा होता मतलब a डॉट b का बार होता तो उसको a बार प्लस b बार लिख सकते थे, इन्वर्ट हो जाती है इनपुट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये क्या था, नॉर, ठीक है, और ये किस में आ गया, एंड ऑफ इन्वर्टेड इनपुट्स। ये क्या था, नैंड, जो कि किस में चेंज हो गया, और ऑफ इन्वर्टेड इनपुट्स। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेटा मैं कहूंगी कि इट्स लाइक इस छोटी सी वीडियो में इतना क्रिस्प करके इसमें आपको समझाया गया है। हो सकता है फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे आके बताओ मैडम इसमें आपने ये तो बताया ही नहीं। बेटा बहुत सारी चीजें थी, मैंने कहा ना इसमें मैं सिर्फ मेन चीजें आपको रिवाइज करवा पाई हूँ। मुझे पता है मैम एक बार फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग बता देते, बेटा इसमें और बहुत सारी चीजें बताने वाली थी। अगर क्रिस्टल क्लियर पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल पर संपूर्ण फिजिक्स की वीडियो डली हुई है, हमारे चैनल पर पूरा फिजिक्स का वन शॉट डला हुआ है, उसको जाके देखिए। और अगर किसी भी तरीके से इस छोटू सी वीडियो ने आपकी हेल्प करी है सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और इसको शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको तुम्हें लगता है कि जरूरत है लास्ट मिनट रिवीजन की। रही बात मैम इसकी प्लीज पीडीएफ अपलोड कर दो, आप पीडीएफ अपलोड नहीं करते तो बेटा मैं सारी पीडीएफ अपलोड करती हूँ, और अभी भी टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। चलिए आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।